टेस्ला सदी के वो महान साइंटिस्ट है जिन्होंने दुनिया को इलेक्ट्रिसिटी के हजारों आयाम देकर उजाला किया, पर उनकी खुद की जिंदगी अंधेरों से भरी रही। ग्रेट माइंड, कुछ कर गुजर जाने का जज्बा, थॉमस एडिसन से रेवलरी और 300 से ज्यादा इन्वेंशंस टेस्ला की जिंदगी के एक पार्ट को डिफाइन करते हैं। लेकिन टेस्ला की जिंदगी का एक और आयाम था अकेलापन, जिसे उन्होंने दुनिया में तब तक सबके सामने नहीं आने दिया जब तक कि उनकी मौत नहीं हुई। 7 जून 1943 को न्यूयॉर्कर होटल के 33rd फ्लोर के रूम नंबर 3327 से मिली उनकी लाश इस बात का सबूत थी कि परिवार के नाम पर केवल कबूतर ही उनके साथी थे। उनके पास ना कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी थी और ना ही बाहरी दुनिया से कोई मतलब। अपने आखिरी के 10 साल टेस्ला ने होटल के कमरे में ही बिताया। लेकिन इतने ब्रिलियंट माइंड और इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी वाले इस लेजेंडरी इंजीनियर की हालत इतनी खराब कैसे हो गई? 300 से भी ज्यादा इन्वेंशन पेटेंट कराने के बाद भी वो ऐसी स्थिति में क्यों रहे? और आखिर क्यों मॉडर्न इलेक्ट्रिक वर्ल्ड का भविष्य बदलने वाला ये इन्वेंटर खुद अपना भविष्य नहीं बदल पाया? 10 जुलाई 1856 को क्रोएशिया की तेज आंधी और लाइटनिंग के बीच एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसके पैदा होते ही मेड ने उसे चाइल्ड ऑफ डार्कनेस कह दिया। लेकिन उसकी माँ का बिलीव था कि उनका बच्चा रे ऑफ लाइट बनेगा। ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि खुद निकोला टेस्ला थे, जिसकी किस्मत जन्म से ही रोशनी से जुड़ी गई थी। निकोला अपने बड़े भाई से सबसे ज्यादा प्यार करते थे। जब वह 5 साल के थे तब घोड़े से गिरकर उनकी मौत हो गई थी, और ये एक ऐसी घटना थी जो उनकी जिंदगी भर का ट्रॉमा बन गई। वो कभी इस दर्द से उभर नहीं पाए और कहीं ना कहीं इसी वजह से वह जिंदगी भर अकेलापन भी महसूस करते रहे। कुछ यही हाल उनके माँ बाप का भी था। टेस्ला के पापा पेशे से प्रीस्ट थे और उनकी माँ क्राफ्ट टूल्स और मैकेनिकल अप्लायंसेस बनाना जानती थी। उनकी क्रिएटिव एबिलिटीज एंड मेमोराइजिंग पावर कमाल की थी। टेस्ला को भी ये एबिलिटीज अपनी माँ से विरासत में मिली थी। भाई के अलावा निकोला की दोस्ती पढ़ाई लिखाई से थी। 1862 में जब वह अपनी फैमिली के साथ सिटी ऑफ गॉस्पिक में शिफ्ट हुए तो वहां उनकी स्कूलिंग स्टार्ट हुई, और वह अपनी क्लास के सबसे होशियार बच्चे थे जो हर सब्जेक्ट में A ग्रेड से पास करते थे। टीचर्स भी निकोला के ब्रिलियंट माइंड को अप्रिशिएट करते थे। 1870 में वो हायर स्टडीज के लिए कार्लोवेक मूव कर गए। यहाँ भी वो फिजिक्स, मैथ्स जैसे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करते थे। टेस्ला फ्रेंच और जर्मन जैसी भाषाओं को बोलना भी जानते थे। ये उनकी इंटेलिजेंस का ही सबूत था कि वो इंटीग्रल कैलकुलस को अपने दिमाग में ही सॉल्व कर लेते थे। उनकी इस एबिलिटी को कई टीचर्स चीटिंग समझते थे, लेकिन वो एक ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने 4 साल की ग्रेजुएशन की पढ़ाई को केवल 3 सालों में ही कंप्लीट कर लिया था। उनका इंटरेस्ट इंजीनियरिंग की पढ़ाई की तरफ ज्यादा था, लेकिन उनके पापा उन्हें प्रीस्ट बनाने की ख्वाहिश रखते थे। फिर अपने बेटे के सपनों के सामने उन्होंने ये इच्छा भी तोड़ दी जब एक बार निकोला कोलेरिया से पीड़ित हो गए। इस बीमारी से उनका बच पाना मुश्किल लग रहा था। तब बेटे को दर्द में देखकर उनके पापा भी वादा कर बैठे कि अगर वह ठीक हो गए तो वो उन्हें इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए भेज देंगे, और हुआ भी ऐसा ही। इंजीनियरिंग की पढ़ाई में मानो निकोला ने जीने की नई उम्मीद झोंक दी। वो जल्द ही रिकवर हो गए और निकल पड़े उस राह पर जो उन्हें इलेक्ट्रिक इन्वेंशंस के करीब ले जाने वाली थी। 19 साल की उम्र में निकोला ऑस्ट्रिया के पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ने चले गए और जल्दी ही वहां के स्टार स्टूडेंट बन गए। फर्स्ट ईयर में उनके हाईएस्ट मार्क की बदौलत डीन भी उन्हें स्टार स्टूडेंट कहने से रोक नहीं पाए। मगर उनकी ये ब्रिलियंट स्कॉलर की इमेज को भी ग्रहण लगते देर नहीं लगी। फिजिक्स की क्लास में एक बार प्रोफेसर से उनकी डायरेक्ट करंट मोटर्स को लेकर कहासुनी हो गई। टेस्ला ने डिजाइन में कई फ्लॉज होने की बात कह दी। उनका मानना था कि ऑल्टरनेटिंग करंट से मोटर को और एफिशिएंट बनाया जा सकता है, लेकिन प्रोफेसर उनकी बात से सहमत नहीं हुए। ये घटना टेस्ला के लिए लाइफ चेंजिंग साबित हुई। उन्होंने अपनी ही थ्योरी को प्रूव करना ही अपना मिशन बना लिया। अगले 6 साल टेस्ला एक ऐसी हाइपोथेटिकल मोटर के बारे में सोचते रहे जो ऑल्टरनेटिंग करंट से चलती हो। ये थॉट उनके लिए एक ऐसा ऑब्सेशन बन गया कि वो कॉलेज स्टडीज पर फोकस नहीं कर पाए, साथ ही गैम्बलिंग के एडिक्शन में फंस गए। ऐसे में उन्हें नर्वस ब्रेकडाउन से गुजरना पड़ा और वो कॉलेज से ड्रॉप आउट हो गए। इस दौरान उनकी जिंदगी ने कई मुश्किल दौर देखे। वो अपने परिवार से दूर रहे। उनके दोस्तों को लगा टेस्ला नदी में डूबकर मर गए, और कुछ टाइम बाद उन्होंने अपने पापा को भी खो दिया।
1881 में जब टेस्ला अपनी हालत से उभर कर बुडापेस्ट आए तो उन्हें अमेरिकन टेलीफोन एक्सचेंज में काम मिला। यहाँ उन्होंने ड्राफ्ट्समैन के तौर पर काम करना तो शुरू किया, लेकिन उनका माइंड अभी भी एसी करंट थ्योरी पर इतना फोकस था कि एक दिन पार्क में टहलते हुए उनके दिमाग में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के प्रिंसिपल से चलने वाली एसी मोटर का कॉन्सेप्ट आया। इमेजिनेशन और मेमोरी पावर तो टेस्ला की कमाल थी ही। उन्होंने अपने दिमाग में इस नक्शे को बसा लिया और वो समझ गए कि ये काम कर सकता है। किस्मत ने फिर टेस्ला का रास्ता साइंस की तरफ मोड़ दिया और 1882 में टेस्ला को कॉन्टिनेंटल एडिसन कंपनी में जॉब मिली एंड वो पेरिस शिफ्ट हो गए। ये एक ब्रांड न्यू इंडस्ट्री थी और काम इंडोर लाइट इंस्टॉलेशन का था। यहाँ भी टेस्ला के टैलेंट ने ब्रांच मैनेजर को इम्प्रेस कर दिया। 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद वो वक्त भी आया जब टेस्ला को एडिसन की न्यूयॉर्क ब्रांच में वर्क करने का ऑफर मिला। जेब में केवल 4 सेंट और एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिए 1884 में टेस्ला अमेरिका आए और जल्द ही उनकी मुलाकात इलेक्ट्रिक बल्ब के इन्वेंटर थॉमस एडिसन से हुई। शुरुआती दौर में दोनों ही महान वैज्ञानिक एक दूसरे से काफी इंप्रेस हुए, लेकिन ये दोस्ती राइवलरी में बदलते देर नहीं लगी। एक साथ काम करते हुए जहां टेस्ला को एडिसन के काम करने का तरीका बिल्कुल अजीब लगा, क्योंकि वह कई परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाकर वर्क करते थे, वही टेस्ला फिजिक्स के फॉर्मूले से उस काम को कम समय में खत्म कर देते थे। ये दोनों इन्वेंटर एक दूसरे से काफी अलग थे। टेस्ला एसी पावर्स की तरफ काफी अट्रैक्टेड थे, जो लार्ज अप्लायंसेस और लॉन्गर डिस्टेंस तक लाइट प्रोवाइड कर सकती थी, लेकिन एडिसन केवल डीसी लाइट पर काम करते थे, जो छोटी डिस्टेंस और स्मॉल लाइटिंग डिवाइसेस को पावर दे सकती थी। एडिसन जानते थे कि टेस्ला का एसी पावर वर्क डीसी पावर की सेल को इफेक्ट कर सकता है, इसीलिए उन्होंने एसी मोटर्स के इंजीनियरिंग वर्क को कभी तवज्जो नहीं दी। उल्टा उन्होंने टेस्ला के सामने $50,000 का ऑफर रखते हुए उन्हें एक बेहद ही इंटरेस्टिंग टास्क सौंपा। ये काम था डीसी जनरेशन प्लांट्स में इम्प्रूवमेंट्स का। एडिसन का कहना था कि अगर टेस्ला इसमें सफल हुए तो वो इनाम के तौर पर उन्हें $50,000 देंगे। एडिसन इस गुमान में थे कि टेस्ला इस नियर टू इम्पॉसिबल टास्क को नहीं कर पाएंगे, लेकिन उन्हें झटका तब लगा जब कुछ ही महीने के अंदर टेस्ला ने इस काम को हकीकत में बदल डाला। टेस्ला इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए रोजाना सुबह 10 बजे से अगली सुबह 5 बजे तक मेहनत करते और ऑफिस में ही सोते। अपनी इस कड़ी मेहनत से सक्सेस मिलने के बाद जब वह रिजल्ट्स लेकर एडिसन के पास पहुंचे तो उन्होंने ये कहकर उन्हें पैसे देने से मना कर दिया कि वो तो बस एक अमेरिकन जोक मार रहे थे। इस धोखे और निराशा से अफेक्टेड टेस्ला ने एडिसन की कंपनी को टाटा बाय बाय कर दिया। लेकिन यही से दोनों के बीच असली राइवलरी की शुरुआत हो गई, बल्कि यही से एसी डीसी वॉर ऑफ करंट की शुरुआत हुई। 1885 में टेस्ला ने खुद की इलेक्ट्रिक कंपनी की शुरुआत करनी चाहिए, लेकिन यहाँ भी धोखेबाजी के सिवाय कुछ उनके हाथ नहीं आया। 2 बिजनेसमैन रॉबर्ट लेन और बीए व्हील ने टेस्ला को अपनी लाइट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम करने के बदले उनके एसी मोटर इंडक्शन में इन्वेस्ट करने का वादा किया। टेस्ला ने दिन रात एक करके आर्क लाइटनिंग सिस्टम पर काम किया और उनकी इस टेक्नोलॉजी को काफी अप्रिसिएशन भी मिला, लेकिन काम खत्म होते ही दोनों बिजनेसमैन ने टेस्ला से पल्ला झाड़ लिया। टेस्ला के पास ना तो पैसे बचे थे और ना ही उसका अपने पेटेंट पर कंट्रोल रहा। हालात इतने खराब हो गए थे कि टेस्ला को $2 दिहाड़ी पर गड्ढा खोदने का काम तक करना पड़ा। ईयर 1886 वो दौर था जब टेस्ला को अपनी हायर एजुकेशन, साइंस, लिटरेचर और मशीन नॉलेज एक मजाक लगने लगी थी। जाहिर था कि इतनी ब्रिलियंसी के बाद भी इस महान वैज्ञानिक को बार बार असफलता, धोखे और निराशा से गुजरना पड़ा। उनकी इस बदनसीबी को किस्मत का साथ तब मिला जब उसकी मुलाकात वेस्टर्न यूनियन के सुपरिटेंडेंट एल्फ्रेड ब्राउन और न्यूयॉर्क अटॉर्नी चार्ल्स पेक से हुई। टेस्ला के यूनिक आइडियाज और पेटेंट ने चार्ल्स और एल्फ्रेड ब्राउन को इम्प्रेस कर दिया। इन दोनों ने टेस्ला को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के साथ उनके पेटेंट को हैंडल करने का जिम्मा उठाया और तीनों ने मिलकर टेस्ला इलेक्ट्रिक कंपनी को एस्टैब्लिश किया। टेस्ला अब इंडक्शन मोटर्स बनाने में लग गया और दिन रात की मेहनत के बाद मई 1888 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने एसी मोटर का कॉन्सेप्ट दुनिया के सामने रखा।
ये पहली बार था जब दुनिया ने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी केवल बल्ब ही नहीं बल्कि लॉन्ग डिस्टेंस और लार्ज अप्लायंसेस के लिए भी यूज हो सकती है। टेस्ला के इस इन्वेंशन ने कई लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। एक बड़े एंटरप्रेन्योर जॉर्ज वेस्टिंगहाउस भी टेस्ला के एसी विजन से काफी इंप्रेस हुए और उन्होंने इस प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने का जिम्मा उठा लिया। टेस्ला की सक्सेस जिससे पहले उसके लिए पॉपुलैरिटी लेकर आती, उससे पहले ही एडिसन की बुरी नजर और चालबाजी इस प्रोजेक्ट के लिए मुसीबत बनकर टूट पड़ी। अपने कमर्शियल लॉस का बदला लेने के लिए एडिसन ने एसी करंट के खिलाफ कई डिग्रेडेड कैंपेन चलाए। उसने क्रिमिनल को लोगों के सामने करंट से दौड़ती कुर्सी पर बैठाकर मरवा दिया और इसके मरने की वजह एसी करंट को बताया। कुछ ऐसा ही उन्होंने 24 कुत्तों, हॉर्स और एक फीमेल एलिफेंट के साथ भी किया ताकि लोगों में एसी के खिलाफ डर का माहौल पैदा हो सके। शुरुआत में उनकी ये चाल काम भी आई, लेकिन वक्त के साथ लोग भी समझ गए कि एसी पावर ही इलेक्ट्रिसिटी वर्ल्ड का फ्यूचर है। उनकी इन्वेंशन को टेलीफोन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेंशन माना गया। इसका नतीजा ये हुआ, वॉर ऑफ करंट में आखिरकार जीत टेस्ला को मिली। अपने करियर के पीक पर टेस्ला ने 3 जाइगैंटिक जनरेटर्स को भी डिजाइन किया, जिसका काम नायग्रा फॉल से 50,000 हॉर्स पावर जनरेट करना था। जाहिर है ये एक बड़ी अचीवमेंट थी क्योंकि आधी से ज्यादा दुनिया तब ऑयल लैंप चला रही थी। इस इन्वेंशन ने टेस्ला को रिन्यूएबल एनर्जी की फील्ड में पायनियर बना दिया। लेकिन अभी भी उनकी मुसीबतें खत्म नहीं हुई क्योंकि वेस्टिंगहाउस की कंपनी लाखों के कर्ज में थी। दुनिया के पास पैसा नहीं था, लेकिन ऐसे में उनके दोस्त वेस्टिंगहाउस ने कंपनी को बचाने के लिए कंपनी में टेस्ला से कुछ रॉयल्टीज कम करने की मांग की, जिस पर बिना कुछ सोचे टेस्ला ने अपने कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ दिया और लाखों करोड़ों की रॉयल्टीज को जाने दिया। वो ग्रेटफुल थे कि वेस्टिंगहाउस ने उन पर तब विश्वास किया जब किसी ने उनका साथ नहीं दिया, और इसी दोस्ती के नाते उन्होंने अपने $300 मिलियन को यूं ही जाया कर दिया। टेस्ला के लिए पैसा कभी मायने नहीं रखता था और ना ही वो कभी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को तवज्जो देते थे। वो जो भी कमाते थे उसकी पाई पाई अपने इन्वेंशंस पर लगा देते थे और यही वजह थी कि उनकी उम्र के आखिरी पड़ाव तक वो गरीबी और अकेलेपन से जूझते रहे। हालांकि इस दौरान उनके 300 पेटेंट ऐसे रहे जिसने उन्हें लाइमलाइट में बनाए रखा, जैसे कि उनके द्वारा व्हीकल्स के लिए बनाई गई टेस्ला टर्बाइन भी काफी पॉपुलर हुई। इसके अलावा उन्हें एक्स-रे टेक्नोलॉजी का पायनियर भी कहा गया। वो पहले इंसान बने जिन्होंने बताया कि एक्स-रे ह्यूमन बॉडी के लिए खतरनाक हो सकता है। अपने टाइम से बहुत आगे वो पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1898 में एक रिमोट कंट्रोल तक बनाया और उससे एक मिनिएचर बोट को कंट्रोल किया। इन सभी डिवाइसेस के अलावा एक और इन्वेंशन ने टेस्ला की पॉपुलैरिटी को बढ़ाया था और वो था टेस्ला कॉइल। ये डिवाइस हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकती थी। इसके जरिए टेस्ला समझ पाए थे कि वो पावरफुल रेडियो सिग्नल सेंड और रिसीव कर सकते थे। पावरफुल रेडियो सिग्नल प्रोजेक्ट पर वह कई सालों से काम कर रहे थे। इस इन्वेंशन को वो ब्रॉडकास्ट भी करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही लैबोरेटरी में आग लग गई और उनकी इन्वेंशन आग की चपेट में राख हो गई। इस डिजास्टर ने केवल टेस्ला की रिसर्च ही नहीं जलाई बल्कि उनके इरादों पर भी पानी फेर दिया। ये वो घटना थी जिसने टेस्ला को तोड़ कर रख दिया। उनकी रेडियो सिग्नल की सारी खोज धुआं हो गई। यहाँ से उनका बुरा वक्त शुरू हो गया। कुछ सालों बाद मार्कोनी ने टेस्ला के 17 पेटेंट को इस्तेमाल करके दुनिया का पहला रेडियो मैसेज भी भेजा। इसके लिए टेस्ला ने मार्कोनी को कोर्ट में सू भी किया, लेकिन इस केस में टेस्ला को जीत अपनी मौत के बाद ही मिल पाई। नो डाउट टेस्ला की ब्रिलियंसी अनमैचेबल थी। वो अपने टाइम से काफी आगे थे। उस जमाने में भी वो वायरलेस कम्युनिकेशन पर काम कर रहे थे और न्यूयॉर्क के बाहर एक वायरलेस ट्रांसमिशन स्टेशन बना रहे थे। ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था। वो एक ऐसी दुनिया को इमेजिन कर चुके थे जहां लोग वायरलेसली मैसेज सेंड और रिसीव कर सकते थे। लेकिन लैबोरेटरी में लगी आग के बाद ना उनके पास फाइनेंशियल बैकिंग थी और ना ही कोई इन्वेस्टर। टेस्ला के पास कोई रास्ता नहीं था। आखिरकार उन्हें अपने इस प्रोजेक्ट को बंद करना पड़ा और बाकी बची हुई जिंदगी होटल रूम में बितानी पड़ी। टेस्ला की जिंदगी बताती है कि इतनी ब्रिलियंसी के बाद भी उनकी जिंदगी संघर्ष और कांटों से भरी रही। वो कई बार अनलकी भी रहे, लेकिन कई बार बुरे हालात के जिम्मेदार वो खुद भी थे। क्योंकि वो कैपिटलिस्ट नहीं थे,
मनी, फेम से ज्यादा वो ह्यूमैनिटी के बेटरमेंट और साइंस के लिए काम करते रहे। और शायद इसीलिए उनके मरने के बाद ही लोग उनकी इंटेलिजेंस की कदर कर पाए। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।